आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों हम लोग कलाकार और कला मर्मज्ञ जे स्वामीनाथन जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की 8वीं कड़ी है और इसमें आज हम उनसे उनसे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आज की इस कड़ी में हमारे साथ सुपरिचित कलाकार आदरणीय देवीलाल पाटीदार जी उपस्थित हैं। वे स्वामी जी की जो तलाश रही जीवन भर, सार्थकता की तलाश, इस पर अपनी बात रखेंगे और इस संदर्भ में उनकी कला यात्रा भी आएगी और उनसे जुड़े कुछ जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। सभी साथियों को नमस्कार। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से सुचिंतित कलाकार और कला मर्मज्ञ जे स्वामीनाथन जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की 8वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ सुपरिचित कलाकार देवीलाल पाटीदार जी उपस्थित हैं। वे मित्रों स्वामी जी की जीवन में सार्थकता की तलाश किस तरह की रही और उस तलाश में उन्होंने क्या क्या चीजें की, किस तरह की उनकी अपनी कला और जीवन यात्रा रही, इस पर बात करेंगे। इस प्रसंग में कई ऐसे आवश्यक और रोचक जो संस्मरण हैं देवीलाल जी से, हम वे भी सुनेंगे। साथ ही आज हमारे बीच लेखक और अनुवादक संगीता गुंदेचा जी भी उपस्थित है। पूर्व में भी आपने मित्रों जे स्वामीनाथन जी की कविताओं का पाठ यहाँ सुना है, मगर आज संगीता जी उसे एक गुलदस्ते के रूप में लेकर हमारे सामने आई हैं। उन सभी कविताओं को एक साथ पढ़ेंगी और उसका जो एक समन्वित प्रभाव है, हम उससे गुजरेंगे। तो आइए अपने वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। देवीलाल जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। जी, संगीता जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्ते, सबका स्वागत जी करती हूँ। जी मित्रों, यह भी एक संयोग की बात है कि संगीता गुंदेचा जी और देवीलाल पाटीदार जी आज पहली बार जनसुलभ पुस्तकालय के मंच पर हैं, इसलिए इन दोनों का विशेष अभिनंदन। और यह भी एक संयोग देखिए कि जे स्वामीनाथन जी एक कड़ी बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं। यह भी हमारे पुरोधाओं की अपनी एक खास भूमिका होती है। मैं शुरुआत में संगीता गुंदेचा जी के पास ही चलता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे जे स्वामीनाथन जी की कविताओं के बाबत अपनी बात रखें और उन कविताओं का पाठ करें। आदरणीय संगीता गुंदेचा जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण जी। मित्रों, मैं आपको जे स्वामीनाथन की 7 कविताएं सुना रही हूँ। इसके अलावा उन्होंने शायद 3 कविताएं और लिखी है। एक ग्राम देवता नाम से लंबी कविता है और एक कविता उन्होंने कुमार गंधर्व पे लिखी है और एक कविता मुझे याद आ रहा है कि हवा ने पेड़ से कहा बहने दो, ऐसी कुछ कविता है। जी, इस कविता की चर्चा मदनलाल गुप्ता जी भी कर रहे थे, बनारस के जो हमारे शिल्पकार साथी हुए, कर रहे थे वे। जी और ये जो कविताएं हैं, ये मंजीत बावा जो सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं, उन्होंने इनको प्रकाशित करवाई थी। 70 के दशक में धूमीमल आर्ट गैलरी में स्वामीनाथन जी की चित्र प्रदर्शनी थी। उस वक्त एक पुस्तिका छपी थी और स्वामी ने
इन कविताओं का वहां पाठ भी किया था। तो ये जो कविताएं मैं आपको सुना रही हूँ, ये आप पाएंगे कि ये संवाद मूलक हैं, और ऐसा लगता है कि पर्वतीय क्षेत्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को वहाँ के नदी, वहाँ के पेड़ और पहाड़, वहाँ के श्मशान और वहाँ का जो सौंदर्य है और वहाँ के जो जोखिम है उनके बारे में बता रहा है। इन कविताओं का बहुत गहरा संबंध हम उनके चित्रों से पाते हैं। देखिए, कई पॉल क्ले जैसे चित्रकार हुए जिन्होंने कविताएं भी लिखी, तो हम पाते हैं कि अगर पॉल क्ले की कविताओं का संबंध उनके चित्रों से अगर है भी तो बहुत दूर का है, लेकिन स्वामी के यहाँ जब आप सुनेंगे इन कविताओं को तो उनके चित्रों से आपको इनका गहरा संबंध दिखाई देगा। तो मित्रों में अधिक समय न लेते हुए उनकी 7 कविताएं पढ़ूंगी। जी, स्वागत। पुराना रिश्ता। पर्वत की धार पर बाहें फैलाए खड़ा है, जैसे एक दिन बादलों के साथ आकाश में उड़ जाएगा जंगल। कहते हैं पहले कभी कोकू नाले तक उतरे थे ये देवदार, और आसमान को ले आए थे इतने पास कि रात को तारे जुगनू से गांव में बिचरते थे। अब तो बस जब मक्की तैयार होती है तब एक ससुरा रीछ पहाड़ से उतरता है, छापेमार की तरह बर्बादी मचाता है। अजी क्या तमंचे, क्या दुनाली बंदूक, सब फेल हो गए महाराज। बस अपने ढंग का एक ही बूढ़ा खुर्राट, न जाने कहां रह गया इस साल। क्या बात है। दूसरा पहाड़। यह जो सामने पहाड़ है, इसके पीछे एक और पहाड़ है जो दिखाई नहीं देता। धार धार चढ़ जाओ इसके ऊपर राणा के कोट तक, और वहां से पार झांको तो भी नहीं। कभी कभी जैसे यह पहाड़ धुंध में दुबक जाता है और फिर चुपके से अपनी जगह लौटकर ऐसे थिर हो जाता है मानो कहीं गया ही न हो। देखो ना, वैसे ही आकाश को थामे खड़े हैं दयार, वैसे ही चमक रही है घराट की छत, वैसे ही बिछी है मक्की की पीली चादरें, और डिंगली में पूंछ हिलाते डंगर ज्यों के त्यों बने हैं, ठूंप सा बैठा है चरवाहा। आप कहते हो वह पहाड़ भी वैसे ही धुंध में लुक्का है, उबर जाएगा। अजी जरा आकाश को तो देखो, कितना निम्मल है। न कहीं धुंध, न कोहरा, न जंगल के ऊपर अटकी कोई बादल की फूही। वह पहाड़ दिखाई नहीं देता महाराज। उस पहाड़ में गुजरों का एक पड़ाव है, वह भी दिखाई नहीं देता। न गुजर, न काली पोशाक में तनी कमर वाली उनकी औरतें, न उनके मवेशी, न झबड़े कुत्ते, रात में जिनकी आंखें अंगारों सी धधकती है। इस पहाड़ के पीछे जो वादी है ना महाराज, वह वादी नहीं, उस पहाड़ की चुप्पी है जो बघेरे की तरह घात लगाए बैठी है। वाह। जलता दयार। झिंगुर टर्राने लगे हैं और खड्ड में दादुर। अभी हुहा हुहा के शोर से इस चुप्पी को छितरा देंगे सियार। जरा जल्दी चले महाराज,
यह जंगल का टुकड़ा पार हो जाए फिर कोई चिंता की बात नहीं। हम तो शॉर्टकट से उतर रहे हैं, वरना अब जंगल कहाँ रहे। देखा नहीं आपने, ठेकेदार के उस तरह ने इन पहाड़ों की मुंडियां किस तरह साफ कर दी हैं। डर जानवरों का नहीं महाराज, वे तो खुद हम आपसे डरकर कहीं छुपे पड़े होंगे। डर है उसका, उस एक बूढ़े दयार का, जो रात के अंधेरे में कभी कभी निकलता है, जड़ से शिखर तक मशाल सा जल उठता है, एक जगह नहीं टिकता, संतरी की तरह जंगल में गश्त लगाता रहता है। उसे जो देख ले, पागल कुत्ते से कांटे के समान पानी के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। जरा हौसला रखो महाराज, अब तो बस 20-50 कदम की बात है। वह देखो, उस सितारे के नीचे बनिए की दुकान की लालटेन टिमटिमा रही है। वहां पहुंचकर घड़ी भर सुस्ता लेंगे। क्या बात है, वाह। ये कविताएं तो सुन पा रहे हैं महाराज, लोगों तक ये कविताएं पहुंच रही हैं। बहुत ही शानदार। और मित्रों, हमने कहा था कि एक समेकित प्रभाव है इन कविताओं का, वह भी हम देख पाएंगे। और जिस तरह से बोलचाल की भाषा में कई चुभती हुई बातें स्वामी जी कर देते हैं, वह कितनी खास है। कुल्हाड़ी को उस तरह बतला देना और उस तरह से मानवीकरण करके पूरे जंगल के सफाई का एक मानविक चित्रण करना, एक इस कविता को कितना खास और किस ऊंचाई पर लेकर चला जाता है। और डर जानवरों को हमसे है, हम क्या डरेंगे जानवर से, इस तरह की बातें, पर्यावरण की प्रति जो संजीदगी है, एक उसी परिवेश से आए हुए व्यक्ति की, वह इस बदलाव को देख रहा है, तो वह अपने जीवन के उन सभी बदलावों को इन कविताओं में कहीं ना कहीं दर्ज कर रहा है। कई ऐसी चुभती हुई बातें भी हम स्वामी जी की ओर से यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि संगीता जी कृपया आगे पढ़ें। जी। सेव और सुग्गा। मैं कहता हूं महाराज, इस डिंगली में आग लगा दो, पेड़ जल जाएंगे तो कहां बनाएंगे घोंसले ये सुग्गे। देखो ना, इकट्ठा हमला करते हैं, 1 मिनट बैठे, एक चोंच मारा और गए कि 100 दाने बेकार। ससुरों का रंग कैसा चोखा है, लेकिन देखो, बादलों के बीच हरी बिजली कौंध रही है। सब भगवान का दिया है, लेने दो इनको भी अपना हिस्सा। क्यों महाराज? कौन मरा? वह आग देखते हो आप, सामने वह जो खड्ड में पुल बन रहा है, अरे नीचे नाले में वह जो ट्रक जोर मार रहा था पार जाने के लिए, ठीक उसकी सीध में यहाँ जो बेतहाशा दौड़ती, कलाबाजियां खाती, सर धुनती नदियां गिरी गंगा में जा भिड़ी है, वहीं किनारे पर है हमारे गांव का श्मशान। ऊपर पुड़ग में या पार जंगल के पास मास्टर के गांव में, या फिर ढाक पर ये जो 10-20 घर टिके हैं, या अपने ही इस चमरोते में, जब कोई मानूस खत्म हो जाता है, तब हम लोग नगाड़े की चोट पर उसे उठाते हुए यहीं लाते हैं, आग के हवाले करते हैं। लेकिन महाराज, न कोई खबर, न कोई संदेशा, न घाटी में कहीं नगाड़े की गूंज। ससुरी मौत की सी इस चुप्पी में यह आग कैसी जल रही है। गांव का झल्ला।
हम मानुष की कोई जात नहीं महाराज। जैसे कौवा कौवा होता है, सुग्गा सुग्गा, ये छितरी पूंछ वाले अबाबिल अबाबिल, तीर की तरह ढाक से घाटी में उतरता बाज बाज, शेर शेर होता है, अकेला चलता है, सियार सियार, बंदर सो बंदर, और कगार से कगार पर कूद जाने वाला काकड़ काकड़। जानवर जानवर तो जानवर सही, वनस्पति भी अपनी अपनी जात के होते हैं। केल केल है, दयार दयार, मगर हम मानुष की कोई जात नहीं। आप समझे ना? मेरा मतलब इससे नहीं कि ये मंगल कोहली है, मैं राजपूत, और वह जो पगडंडी पर छड़ी टेकता लंगड़ाता चला आ रहा है इधर, बामन है, गांव का पंडित। और आपकी क्या कहें? आप तो पढ़े लिखे हो महाराज, समझे ना आप? हम मानुष की कोई जात नहीं। हम तो बस यूं समझे कि मुखोटे हैं मुखोटे, किसी के पीछे कौवा है तो किसी के पीछे सुग्गा। सियार भतेरे भतेरे बंदर, और सब बच्चे काकड़ काकड़ या हरिन। क्यों महाराज? शेर कोई कोई, भेड़िए अनेक, वैसे कुछ ऐसे भी जिनकी आंखों में कौवा भी देख लो, सियार भी, भेड़िया भी, मगर ज्यादातर मवेशी इधर उधर सींगे उछाल इतराते हैं। फिर जिधर को चला दो चल देते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा भी टकराता है जिसके मुखोटे के पीछे जंगल का जंगल लहराता है और आकाश का विस्तार। आंखों से झरने बरसते हैं और ओठ यूं फैलते हैं जैसे घाटी में बिछी धूप, मगर वह हमारी जात का नहीं। देखो ना, मंदिर की सीढ़ी पर कब से बैठा है, सूरज को ताकता ये हमारे गांव का झल्ला। ये अंतिम कविता है, मन चला पेड़। बीज चले रहते हैं हवा के साथ, जहां गिरते हैं जम जाते हैं ढीठ, बिरक्स बन जाते हैं और टिके रहते हैं कमबख्त। बगुलों की तरह या जोगी हैं महाराज। आज तो आकाश निम्मल है, पर पार साल पानी ऐसा बरसा कि पूछो मत। हम पहाड़ के मानूस भी सहम गए। एक रात ढाक गिरा और उसके साथ हमारा 15 साल बूढ़ा रायल का पेड़ जड़ समेत उछलकर चला आया। धार की ऊंचाई से धार की ऊंचाई से धान की क्यार तक। अबे जहां खड़ा था वहां तुझे तकलीफ थी या बोरड़ खा रहे थे बेवकूफ? सेटिंग ठीक होने पर 10 पेटी देता था, 10। मैं तो सिर पीट कर रह गया, मगर लंबरदारिन ने नगाड़े पर दी चोट पर चोट। इकट्ठा हो गया सारा गांव, गड्ढा खोदा, रात भर लगे रहे पानी में और खड़ा किया मंचले को नए मुकाम पर। अचरज है, ससुरा इस साल फिर फलों से लदा है। धन्यवाद। जी शुक्रिया संगीता जी, इन धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण और भावप्रवण कविताओं को एक साथ हमारे बीच रखने के लिए। मित्रों, हम देखते हैं कि यहाँ धन्यवाद। पर इन कविताओं में कितने रंग हैं। वैसे ही जैसे उनकी पेंटिंग्स का जो अपना एक वितान है, जो उसके विषय हैं,
वे कैसे विविध वर्णी हैं। अलग अलग समय में उनकी जो सीरीज है उसके अपने एक खास मतलब है, उसके पीछे की एक सुचिंतित कला दृष्टि है। और यह भी देखिए, जब इन कविताओं को हम लोग सुन रहे थे तो यह भी कहीं न कहीं महसूस कर रहे थे कि पता बतलाते हुए, ठिकाना बतलाते हुए या परिवेश विशेष की, पहाड़ की या कस्बे की जीवनचर्या बतलाते हुए भी स्वामी जी के यहाँ कविता संभव हो जाती है। वह शायद इसलिए भी संभव होती है कि इन कविताओं में, उनके यहाँ उनकी कविताओं में अपने परिवेश से गहरी जो आबद्धता है कवि की, वह हमें दिखाई पड़ती है। फ्लोरा और फौना का एक बड़ा एक बड़े जादूगरी तरीके से इन शब्दों में स्वामी पिरोते हैं, जैसे कि उस परिवेश को, उन जीव जंतुओं को मनुष्यों के साथ किसी एक अनंत आंगन में रखते चले जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि उनके यहाँ किस तरह जो तारे हैं जुगनुओं के साथ घूम रहे हैं। जब पेड़ इतने ऊंचे हो जाते हैं कि तारे उनसे सट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेड़ पर जुगनू भी हैं, तारे भी हैं, वे नीचे लौट भी रहे हैं। और वही जंगल जब कटने लगता है, जब उसे हम नष्ट करने लगते हैं, तो उस पीड़ा को भी स्वामी रखते हैं। और उस स्मृति में जाकर वह एक जो बेहद सघन अनुभूति है, तारे और जुगनू को एक साथ देखने की जो ललक, जो अनुभव, जब उसकी कसक भी हम कहीं न कहीं देखते हैं। और ये जो एक बेहद खास कविता कि वृक्षों को पुनः कैसे जीवन दान दिया जा रहा है, तो मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध है और उनके बीच जिस तरह से अलग अलग उसके कलेवर हैं, उस संबंध के, कई बार वह संबंध आत्मीय है, कई बार वह संबंध दुश्मनी भरा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे अपने मानवीय समाज में होता है। तो ये सभी जो वास्तविकता के जो एक अलग अलग जो उसके कहीं न कहीं उसकी जो छटाएं हैं, वे हम यहाँ देखते हैं। वे उनके चित्रों में भी हैं और उनकी इन कविताओं में भी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनः संगीता जी। धन्यवाद। आपसे कुछ और जी, आपसे कुछ और भी सुनना चाहेंगे, मगर अभी हम लोग देवीलाल पाटीदार जी के पास चलते हैं। देवीलाल जी, मुझे लगता है कि अब आपका वक्तव्य हो और हम लोग अधिक से अधिक आपको सुने। देवीलाल पाटीदार जी, स्वागत। जी नमस्ते। ये शायद आपके बगल में कोई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मेरी ओर से अनुरोध कर दें कि वे कृपया किसी और कक्ष में देख लें, क्योंकि दोनों आवाजें टकरा रही हैं। देवीलाल जी नमस्ते। और आज मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ बातचीत जो कर पा रहा हूँ, ये अर्पण कुमार जी ने कहा और इसका मौका दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और शुरुआत संगीता जी ने उनकी कविताओं से की, तो ये भी बहुत अच्छा रहा। उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद रही है। और ये संयोग है कि जब वो नहीं रहे थे तो उन दिनों मंजीत रूपंकर के डायरेक्टर थे और उनकी स्मृति में एक बड़ी एग्जीबिशन भारत भवन में लगाई गई थी, जिसमें इन्हीं कविताओं पे मैंने रेखांकन का पूरा एक रोल ड्राइंग का बनाया था, जो रंगदर्शनी में ही लगा था। और वो मेरे पास अभी भी है। और ये मौका मंजीत ने ही मुझे दिया था कि स्वामीनाथन की कविताओं के ऊपर मैं पूरे एक कैनवस रोल पे ड्राइंग करूं। दूसरी बात ये है कि मैं दिल से अभी तक इतने सालों से स्वामी जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सा लिखा है, बहुत सारे लोग बहुत बार बहुत तरह की बात करते हैं, उसमें अक्सर कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है जिसकी बात नहीं होती है। तो आज मैं अपने को उसी बातचीत के इर्द गिर्द रखना चाहता हूँ।
बीच में थोड़ा सा उनके कला के बारे में या कला चिंतन के बारे में भी कुछ बात होगी, पर मूलतः मैं उनके जीवन जीने के तरीके और जो जीवन में समय उनको मिला था या जिस समय में हम लोग उनके साथ थे, उस समय को सार्थक करने की वो जो लगातार कोशिश करते थे, मैं उस बारे में आज बात करना चाहता हूँ। दरअसल जब हम जीवन कहते हैं तो बाकी सारे उससे निकाल के हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो समय हमारे पास है उस समय को हम कैसे खर्च करते हैं, यही हमारा जीवन है। और इस अर्थ में अगर देखें तो स्वामी जी के समय खर्च करने के तरीके को लेके जो भी लोग उनको नज़दीक से जानते हैं, वो जानते हैं कि दरअसल वो ज़्यादातर समय कुछ न करते हुए अपने समय को खर्च करते हैं। अब ये जो कुछ न करने का जो उनका स्वभाव है, ये शारीरिक रूप से आप लिख नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप चित्र नहीं बना रहे हैं। इन सारे बहुत ही ऊपरी अर्थों में तो हम ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने अपने जीवन में और भारत भवन के इसमें भी बहुत सा समय ऐसा निकाला। पर जो शुरुआत का समय था जिसमें दिन-रात भारत भवन में काम हो रहा था और भारत भवन म्यूज़ियम बन रहा था, तो उन दिनों उन्होंने लगातार अपनी सक्रियता से भी उस जीवन को एक विशिष्ट अर्थ दिया था और बाद के दिनों में अपनी निष्क्रियता से भी लौकिक और दुनियादारी के अर्थ में मैं निष्क्रिय कह रहा हूँ, पर असल में तो उन्हीं समय में जब वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, चिंतन के लेवल पे, विचार के लेवल पे और उसके लेवल पे उन्होंने अद्भुत अनुभव और निष्पत्तियां निकाली है, जो हम सब से भी और देश भर के और कलाकारों से भी उन्होंने शेयर की है। उन सब को मैं ज्यादा महत्वपूर्ण अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मानता हूँ। दूसरा उनका जो व्यवहार था, जो दूसरे लोगों के साथ या हम जो भारत भवन में थे, हम क्या थे, हम तो उन दिनों सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे और कला के बारे में और आर्ट के बारे में, इवन स्वामीनाथन के बारे में भी हम लोग कुछ नहीं जानते थे। दरअसल हम लोगों ने जानना ही स्वामी जी को भी और कला को भी उनके साथ रह के सीखा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि संयोग से जिन लोगों को यहाँ भोपाल में उनके साथ रहने का, उनको जानने का, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला, उसमें भी ये जो गैलरी कल्चर है, जो व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत पसंद नहीं करता और ना अपने जीवन में उसमें शामिल होने की कोई बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, उसके बाहर या उस गैलरी कल्चर को एक तरह से छोड़ के ही वो भोपाल आए थे। नहीं तो देश की राजधानी से एक पिछड़े प्रदेश की राजधानी में आने का मुझे कोई खास कारण नहीं लगता। वो कुछ ऐसा था जो वो जो दिल्ली की लाइफ और गैलरी और ओपनिंग और एम्बेसी और कुछ लोग और वही शाम के फैंसी समय पास करने वाले लोग, दरअसल उनसे ऊब के और कुछ उससे बेहतर या उससे सार्थक या कुछ ज्यादा अर्थपूर्ण करने की कोशिश में ही वो यहाँ आए और उन्होंने जो मध्य प्रदेश में फोक और ट्राइबल आर्ट को लेके और उसको लेके जो काम शुरू किया, तो कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने एक ट्राइबल गैलरी स्टेब्लिश की या एक ट्राइबल म्यूजियम स्टेब्लिश किया, पर ये तो बाहर का काम है। दरअसल वो अपने अंदर क्या स्टेब्लिश कर रहे थे या वो अपने अंदर क्या कर रहे थे और वो क्या चीजें थी जिसके कारण इसे करते हुए या इसे समझते हुए या इसे बरतते हुए उनके अपना काम
कुछ इस कदर उनके अपने लिए बहुत महत्व का नहीं रहा। और उन्होंने जब लंबे गैप के बाद अपना फिर से काम शुरू किया, जो बाद में ये स्पेस गैलरी में मंजीत और इन लोगों ने शो लगवाया था, बाद में उन्होंने वैसे 2 शो किए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने को तैयार हूं कि गांव और आदिवासी घरों की दीवालों पे जो इम्प्रेशन बच जाते हैं बारिश से और इससे जो चित्रित की हुई चीजों के, दरअसल उसका रियलिस्टिक इफेक्ट है वो। जैसे फोटोग्राफ अगर किसी गांव की पुरानी आदिवासी दीवार पे जिसपे कभी चित्र रहे हो, जो मौसम के कारण, सूरज के कारण, बारिश के कारण, आंधी के कारण, तूफान के कारण अधमिटे से रह गए हो, स्वामी के लास्ट वाला जो काम है वो करीब करीब उससे 99% सिमिलर है। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो ऐसा क्यों करने लगे, या वो क्या चीज थी जिसके कारण उनकी जो दुनिया भर में, वो देश भर में जो स्टेब्लिश सीरीज थी, बर्ड सीरीज जिसे हम कहते हैं, या जो और भी कुछ काम उनके थे, उसे छोड़ के उन्होंने ये किया। इस पे फिर कभी बात करेंगे। मैं अब उनके व्यक्ति पे बात करना चाहता हूँ जिसके संपर्क में हम सब लोग रहे और मैं भी रहा। मैं भी रहा से मैं थोड़ा सा मैं के बारे में आपको बता दूं कि सीधे देहात से, किसान के घर से हम सीधे इधर आ गए इंदौर। इंदौर से कुछ साल के बाद ही यहाँ स्वामी जी के पास आ गए। तो एक ऐसा घर जहाँ आप अपना खाना रहना सब उगाते हैं, खाते हैं, और हमारी 7 पीढ़ियों में कभी किसी ने नौकरी की नहीं, और भारतवर्ष जैसी ऐसी जगह थी और यहाँ लोग, प्रशासन ऐसे थे कि हम वहाँ रह लिए। अदरवाइज नौकरी करने जैसी कोई कुवत हम में या काबिलियत हमें थी नहीं, और भारतवर्ष ने कभी हमसे नौकरी करवाई भी नहीं। तब फिर हम भारतवर्ष में क्या करते थे, ये वो चीज है जो स्वामी जी से कुछ हद तक मैंने सीखने की कोशिश की। और जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जो कह रहा हूँ कि हमें नौकरी करना नहीं आता, इसका पहला उदाहरण मैं ये देता हूँ कि जब भारतभुवन में सिरेमिक का वर्कशॉप बन गया, तो शुरू में कुछ ट्रेडिंग के वर्कशॉप हुए, कुछ ये हुआ, फिर उसके बाद में भारत भवन में सिरेमिक में एडमिशन लेके लोग काम करने लगे। संयोग से हम वहाँ थे, तो जो भी आर्टिस्ट आते थे वो फॉर्म भर देते थे, वो फॉर्म हम साइन कर देते थे और लोग अपना काम शुरू कर लेते थे। जबकि स्वामी जी भारत भवन के डायरेक्टर, रूपंकर के भारत भवन में वो आजीवन ट्रस्टी थे, और स्वामी जी की डेथ के बाद मुझे ये पता पड़ा भारत भवन में कि दरअसल जो वर्कशॉप में कलाकार काम करने के लिए प्रवेश लेते हैं, तो उस फॉर्म को ग्राफिक वर्कशॉप में यूसुफ भाई अपनी अनुशंसा के साथ स्वामी जी के पास भेजते हैं, और स्वामी जी वो अथॉरिटी है जो ये साइन करके या स्वीकृत करते हैं, उसके बाद कोई भी एडमिशन लेके अपना काम करता है। हमको ये मालूम ही नहीं था और हमने कभी स्वामी जी के पास भेजा भी नहीं, और हम तो उन दिनों बच्चे थे। पर उस आदमी का सोचो जो भारत भवन का लाइव ट्रस्टी और डायरेक्टर था, और जिसके आगे मैं कुछ भी नहीं था, उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो ये सब करने वाले, मेरे पास क्यों नहीं फॉर्म भेजते। अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। मैं जो कर रहा था वो मुझे करने दिया उन्होंने। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि व्यक्ति के तौर पे उनका कैसा था। जब हमारी वर्कशॉप चल रही थी और वहाँ कुछ लोगों का आना जाना और ये था, तो पता नहीं कोई एक साहब स्वामी जी के पास गए, उन्होंने जाके, हो सकता है हमारी शिकायतें विकायतें की हो, तो और कि ये कुछ खास करता नहीं है और इसको ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए ऐसे। तो वो एक स्वामी जी ने कहा अच्छा लिख के दे दो। उन्होंने एक नोट शीट पे 10-12 कुछ काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 10 12 काम ऐसे लिख के दे दो। उन्होंने एक नोट शीट पे 10-12 कुछ काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 काम ऐसे, 1 2 3
पाटीदार को ये करना चाहिए, और स्वामी जी से साइन करवा के लाके वो नोट सीट हमें दे दी। तो उसको देखते ही हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने उसको फाड़ा और वहीं डस्टबिन में डाला। जिन साहब ने ये करवाया था वो साहब हमारे डस्टबिन में डाल दे के गुस्सा था, उनको बहुत गुस्सा आया, तो जाके कैंटीन में चाय पीने लगे और बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद एक किसी दूसरे काम से हमको स्वामी जी के पास जाना था, तो वो जिस कमरे में बैठते थे वहां हम गए, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ अभी बताता हूँ, बैठो तुम। तो हम सामने बैठ गए। अब उन्होंने अपनी ड्राज खोली और वो जो नोट सीट की चिंदियां हैं एक एक करके टेबल पे निकाल के रखना शुरू किया। तो वो चिंदी देखते ही हम समझ गए कि यार उस्ताद आज कुछ गड़बड़ है, फंस गए अपन, कोई इनको दे गया ये, या इनको बता गया कि हमने फाड़ दी। तो सारी चिंदियां जब उन्होंने टेबल पे निकाल के रख ली और हमारी तरफ देखा, तो हमने भी उनसे पूछा क्या। बोले कुछ नहीं यार, इनको तुम ले जाओ और अपने उधर सिरेमिक में ही कहीं रख लेना, और तुमको कुछ करना हो तो करना, नहीं तो मत करना, जाओ। हम वापिस आ गए वो चिंदियां लेके, और वो हमारे साथ जगदीश काम करता है, उसको बोला इनको सबको एक कागज पे चिपका लो और अलमारी में रख दो। वो अभी भी रखी होगी भारत भवन में। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि दरअसल जो जो भारत भवन में स्वामी के साथ कलाकारों का या हम जैसे और लोग थे उनका, इवन मैं तो कह रहा हूँ भारत भवन में जो एलडीसी थे, यूडीसी थे या स्वीपर थे, उन तक के साथ जो वो उनका रिश्ता बनता था या जिस तरह वो उनको डील करते थे, या वो कोई एक ऐसी चीज है जो उनको थोड़ा सा बड़ा मनुष्य बनाती है। और बड़ा मनुष्य मतलब मैं कोई उनमें ईश्वर का और उसका आरोप नहीं कर रहा है या उस तरफ उनको नहीं ले जाना चाहता, पर एक ऐसा बड़ापन जो आप चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं, और स्वामी ने किया वो भारत भवन में, और सबके लिए किया, मेरे लिए किया ऐसा नहीं है, बहुत सारे और लोग भी हैं, उनसे भी अच्छी बुरी बहुत सारी चीजें वहाँ हुई है जिनको उन्होंने बहुत नजरअंदाज किया, और उसके बाद भी अपने व्यवहार में, अपने काम में और अपने उन सब चीजों में कोई खास फर्क उन्होंने नहीं आने दिया। अब सीधे सीधे ये मैं कहने की कोशिश करूंगा कि कला के बारे में मैंने उनसे जीवन के बारे में बात करते हुए सीखा है, और जीवन के बारे में बात करते हुए मैंने उनसे कला के बारे में भी सीखा है। अब जिन दिनों हम लोग गांव-गांव ये ट्राइबल आर्ट इकट्ठा कर रहे थे और उनके साथ थे, तो उन दिनों के भी बहुत से ऐसे अनुभव है जो कला से ही संबंधित है, और स्वामीनाथन के व्यक्ति या उनके विचारक या उनका जो चिंतन है उससे भी संबंधित है। मैं 2 छोटे-छोटे किस्से उसके बारे में बता के आज की बात समाप्त करूंगा। पहला किस्सा झाबुआ का है, वहाँ भगोरिया भरा हुआ था। मैं, चंदन, आशा, हम लोग जो गए हुए थे झाबुआ में कलेक्शन के लिए, वो सब लोग भगोरिया में भी थे, स्वामी जी भी वहीं थे। हम लोग उत्साह में अपना कुछ स्केचिंग कर रहे थे। बाद में उनको वो दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, करना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि ये जो शोर है पूरा जो मेले में, मांदल का, ढोल का, बाजे का, लाउड स्पीकर का, लोगों का, ये नॉइज भी आना चाहिए। तो उन दिनों हम लोगों की जितनी समझ थी और जिस तरह के देहातों से हम लोग आए थे, तो हमको लगा कि अब पेंटिंग कैसे बोलेगी और उसमें से आवाज कैसे आएगी, ये वो इस तरह का रहा। पर बाद में मैंने मध्य प्रदेश के ही एक आर्टिस्ट है डीजे जोशी, जिनका एक पेंटिंग है जिसमें उन्होंने ओंकारेश्वर में जो मेला भरता है महाशिवरात्रि का, उस मेले को एक दूसरे पहाड़ के टॉप से बनाया है। और
वो जिस तरह से चित्र बनाया है उसमें मेले की जो भीड़ और उसका जो कलर और उसकी जो नॉइज और वो सब आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये बात मुझे काफी साल के बाद समझ में आई कि उस दिन स्वामी जी मुझे क्या सिखाना चाहते थे या क्या बताना चाहते थे, जिसको समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। पर जब उनकी बहुत सी बातें ऐसी जो बहुत बाद में समझ में आई, क्योंकि उन दिनों तो हम लोग एकदम बच्चे थे और स्कूल कॉलेज में ऐसे ही भर्ती हो गए थे, कुछ खास वो नहीं था। पर उसका फायदा ये हुआ कि हम करीब करीब ब्लैंक प्लेट की तरह स्वामी जी को मिले। हमारा अपना पहले से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं था, तो इस कारण उनको या उनकी बातों को या उनकी चर्या को आत्मसात करने में कभी भी कोई दिक्कत या कोई ईगो जैसी कोई चीज उन दिनों थी नहीं। एक किस्सा, इंदौर के पास पिपलियापाला करके एक गांव है, उसमें हम लोग के लोगों से कुछ चित्र बनवाने के लिए गए थे और जब बनवा के लाए तो एक बैलगाड़ी बनाई थी एक घर की बहू ने। वो इधर ट्राइबल आर्ट गैलरी में है केटलाद में और इसमें भी काफी जगह छपती है वो। तो उसको जो बनाया था वो कुल मिला के ये है, जिसकी हम इंडियन पेंटिंग के संदर्भ में बात करते हैं कि हम चीज को चारों तरफ से देख के बनाते हैं, स्टिल लाइफ या लाइफ स्टडी की तरह सामने रख के एक तरफ से देख के उसको नहीं बनाते हैं। उस गाड़ी में ऐसा था कि एक पहिया इधर से देख के बनाया, फिर गाड़ी की दूसरी तरफ जाके दूसरा पहिया देखा, फिर बेलों को दोनों तरफ जाके देखा, गाड़ी को टॉप से देखा। तो ये जितने भी पर्सपेक्टिव के एंगल होते हैं, इन सब एंगल को मिला के वो गाड़ी बनी थी। पर मजेदार ये बात थी कि बैलगाड़ी ही थी, फॉर्म टूटा नहीं था। पर इसी कोशिश में अब मुझे समझ में आता है कि जैसे क्यूबिज्म या यूरोप के जो कला आंदोलन है, जब उन्होंने इसकी कोशिश की कि किसी एक 3 डायमेंशनल चीज को चारों तरफ से देख के बनाया जाए, तो उनका फॉर्म टूट गया और वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि वो एग्जैक्टली किस चीज को बना रहे थे और वो कहाँ पहुंचे। जबकि उस गांव की देहातन बहू ने उस गाड़ी को चारों तरफ से बना दिया था और गाड़ी का जो रूपाकार है, गाड़ी का जो फॉर्म है, उसमें कहीं भी कोई टूट फूट या अमूर्तन जैसी कोई चीज नहीं आई थी। उस ड्राइंग को देख के, जो जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको बैलगाड़ी की, उसको देखते ही स्वामी जी ने पाल क्ले को एक गाली दी थी। तो तब तक मैं पाल क्ले के बारे में भी नहीं जानता था कि ये किसको गाली दे रहे हैं। फिर बाद में जब उनसे सामान को बात हुई है हुई, तो उन्होंने बताया कि एक आदमी है जिसने वहाँ लाइन को लेके काम किया है और लाइन की स्वतंत्रता और इसको लेके उसका बड़ा नाम है उधर। पर ये जो तुम लोग आज शाम को बनवा के लाए वो गांव वाली बहू से, इसने लाइन को उससे ज्यादा स्वतंत्र और उससे ज्यादा कल्पनाशील तरीके से इस्तेमाल हुआ है, किया है। तब मुझे लगा कि ये आदमी कुछ और चीजों में देख लेता है, या इस आदमी की समझ और इस आदमी का जो देखने का मतलब, बाद में मुझे अपने देश में ऐसे कलाकार बहुत कम मिले या न के बराबर मिले, जो उनके आगे आप कोई भी एक कागज जिस पे कुछ भी बना हुआ है रखा है, तो उसे आज के टाइम में पूरे कला जगत के संदर्भ में देख के आप उसका मूल्यांकन कर सके। ज्यादातर लोगों की कला की समझ ये है कि जिसको सब लोग कलाकार कह रहे हैं उसे वो भी कलाकार मान लेते हैं, और जिसको लोग नहीं कह रहे हैं कलाकार, वो कलाकार है या नहीं है, ये तय करने की तमीज लोगों में नहीं है। स्वामी में ये तमीज थी और इसी के आधार पे जो लोग अपने को कलाकार होने का न क्लेम कर रहे थे न दावा कर रहे थे, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को वो सामने लेके आए और उनके काम को सामने लेके आए और उन्हें बिना मांगे कलाकार का या रचनाकार का दर्जा भी दिया। उनमें सिर्फ लोक और आदिवासी कलाकार ही शामिल नहीं है,
दरअसल हम सब लोग भी शामिल हैं जो भारत भवन में उन दिनों थे या भारत भवन से जुड़े थे या मध्य प्रदेश के 8 कॉलेजों से उन दिनों जितने लोग भारत भवन में आते थे, इनमें से ज्यादातर लोगों की शिक्षा दीक्षा वही हुई थी। कुछ लोग थे जो कला में पहले से काम कर रहे थे, रॉबिन डेविड पहले से काम कर रहे थे, यूसुफ पहले से काम कर रहे थे, विवेक पहले से काम कर रहे थे, पर बाकी के जो हम सारे लोग थे उन्होंने तो उन्हीं के साथ मिलके उन्हीं की दृष्टि से चीजों को देखना और बरतना शुरू किया और उसी के आधार पे जो जो उनका काम है और उनका जो समय है और उनका जो जीवन है वो ब्रांड बनने के लिए नहीं है। ब्रांड वो थे भी नहीं, उसमें उनकी कोई रुचि भी नहीं थी, पर उनकी लगातार कोशिश अपने समय को, अपने आसपास को, जिनके साथ वो है उनको, उस सारे समय को बहुत मीनिंगफुल, बहुत सार्थक करने का। और ऐसा सैकड़ों लोग होंगे देश में जो इस बात को याद करते कि उस शाम हम स्वामी के साथ थे या उस शाम हम स्वामी के साथ थे या सुबह या कहीं, और स्वामी ने ये बात कही या स्वामी ने ये कहा या स्वामी ने ये कहा। ये जो चीज है कि 10 लोग हैं, 10 तरह के लोग हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज क्रिएट करना या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना या ऐसी बातचीत को किसी ऐसे मोड़ पे ले जाना जहाँ पे सारे लोग बहुत ही जागृत होके जो जीवंत प्रश्न है समाज के या कला के या जीवन के, उसके प्रति गंभीर होके चिंतन मनन कर सके, ये बड़ी खूबी और काबिलियत उनकी थी। और इसी के साथ में आज की अपनी बातचीत को जी शुक्रिया देवीलाल जी। मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी शुक्रिया देवीलाल जी, इस बेहद क्या मैं कहूँ इसको, इस बेहद जी संगीता जी जुड़ गई हैं। हाँ, एक तो इस पूरे वक्तव्य में जो हमें सरलता महसूस हुई, हम सभी इसके गवाह हैं साथियों। इतने मन से देवीलाल जी ने आज स्वामी जी को याद किया और जीवन मात्र के प्रति उनका कैसा व्यवहार रहा। आगे ले जल्दी जी, आप शायद आपको दिक्कत हो रही है जी, दोबारा कोशिश करें संगीता जी। तो जीवन मात्र के प्रति कैसा आग्रह रहा और वे क्या वास्तव में जीवन से चाहते थे, इसकी भी झलक देवीलाल जी के इस वक्तव्य में दिखाई पड़ती है कि किस तरह से वह दिल्ली की उस कला और उसके आसपास की एक व्यस्त दुनिया, एक दिखावे की दुनिया से दूर वे भोपाल में आते हैं, जहां सादगी है, जहां अब भी प्रकृति के पास मनुष्य को देने के लिए बहुत कुछ है और मनुष्य के पास भी इतना अवकाश है कि वह प्रकृति से वह सब चीजें ले सके। मित्रों, देवीलाल पाटीदार जी को हम जिस रूप में देखते आए हैं भारत भवन में और उसके आसपास, आज वे उस रूप में नहीं हैं, क्योंकि एक दुखद घटना घटी है परिवार में और उस कारण से आप इन्हें इस रूप में देख रहे हैं। और आज ही वे अपने गांव से भोपाल आए भी हैं। यह कहीं न कहीं अपने गुरु के प्रति इनका आदर ही है कि आज आते ही हमारे बीच भी हैं। आज कुछ घंटे पूर्व ही देवीलाल जी यहाँ आए हैं भोपाल में और 30 वर्षों से अधिक समय से मिट्टी में काम कर रहे हैं। देश के वरिष्ठ सिरेमिक आर्टिस्ट हैं और आज स्वयं को जिस तरह से इन्हें बिल्कुल अनलिखा कच्चा स्लेट कहा, बिल्कुल आग्रह पूर्वाग्रह से मुक्त और स्वामी के साथ रहते हुए, जी स्वामी के साथ रहते हुए
और स्वामी से वह जो एक बिल्कुल कच्ची मिट्टी का जो लोंदा है, वह जितना कुछ ले सकता था वह सब कुछ लिया देवीलाल जी ने। और हम आज के इस वक्तव्य में भी इसको महसूस कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इस कार्यक्रम के अंत की ओर आ चुके हैं। संगीता जी कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि अब हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। संगीता जी आवाज सुन पा रही हैं? जी संगीता जी, कुछ और कंक्लूडिंग रिमार्क, क्योंकि अब हम लोग इस कार्यक्रम को आज की इस जी जी बोलें। जब आप स्वामी की कविताओं के बारे में जब आप कुछ कह रहे थे तो मुझे याद आया कि जो संस्कृत महाकाव्य होते हैं, या जो वहाँ जो मनुष्य और प्रकृति है उसके बीच का निरंतर्य होता है। यानी कोई भी महाकाव्य तब तक महाकाव्य नहीं होता जब तक उसमें सूर्योदय वर्णन या पर्वत वर्णन या जल वर्णन न हो। तो मुझे स्वामी की कविताएं पढ़ते हुए ये जो काव्यात्मक ये जो निरंतर्य है वो भी उनकी कविताओं में दिखाई दिया। और यानी जीवन और संस्कृत साहित्य में इसको समृद्धि कहा जाता है। यानी मनुष्य का प्रकृति के साथ जो निरंतर्य है उसे समृद्धि कहा जाता है। तो जो स्वामी है उनकी कविताओं में ये समृद्धि बहुत है। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। जी जी जी, शुक्रिया देवीलाल जी। तो अब हम लोग इस कार्यक्रम को आज विराम दें। देवीलाल जी, देवीलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सब अच्छा है, मेरे ख्याल से अब समाप्त करना चाहिए। जी जी ठीक है। आप दोनों का शुक्रिया कि आप लोग समय निकालकर आज यहाँ उपस्थित हुए और यह एक बेहद अर्थपूर्ण चर्चा संभव हुई। हमारे साथ मित्रों सुषमा श्रीवास्तव जी, रश्मि झा जी, प्रतिभा अवस्थी जी, संजीव बख्शी जी, निर्मला सिंह जी, अखिलेश जी, ज्ञानदेव सिंह जी, मिथिलेश्वरन चौबे जी, विवेक टेम्बे जी, दीपक मिश्र जी, रजनी ईरानी जी और तमाम दूसरे मित्रगण, आलोक शर्मा जी, ऋचा राज जी, संजू जैन जी, जादूमणि सिंह जी, सभी लोग उपस्थित रहे। आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, कल हम एक नई कड़ी में पुनः उपस्थित होंगे। आप सभी लोग आए, अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। आप सबका बहुत